तो गौरव जी को सुनने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊंचे करके जयकारा लगाए, गौरव गोगोई जिंदाबाद। ये गौरव गुवाहाटी का नहीं, आसाम का नहीं, पूरे भारत का गौरव है। गौरव गोगोई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज नहीं आई, खाना नहीं खाया क्या? अरे भाई थोड़ा जोर से बोलो, डिस्प्यूट तक आवाज आनी चाहिए। गौरव गोगोई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गौरव गोगोई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अनुरोध करूंगा श्री गौरव गोगोई जी से यहाँ आकर मंच में फैंसी बाजार के लोगों को संबोधित करें। धन्यवाद। नमस्कार। मंच पर विराजमान गुवाहाटी लोकसभा की हमारी कांग्रेस दल की प्रार्थी प्रत्याशी श्रीमती मीराबाई ठाकुर जी, मंच पर विराजमान एआईसीसी निखिल भारत कांग्रेस कमेटी के संपादक पृथ्वीराज साठे जी, मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री नौगांव लोकसभा के सांसद माननीय फदुर बोरलोई जी, निर्मल शर्मा जी, राजू दास जी, मेघनाथ सेठी जी और यहाँ पे उपस्थित साथियों, मैं सबसे पहले फांसी बाजार में आपके बीच आकर सभी को नमन करना चाहता हूं, सभी को नमस्कार कहना चाहता हूं, क्योंकि कहीं न कहीं इस फांसी बाजार के साथ मेरे पिताजी स्वर्गीय तरुण गोगोई जी की यादें जुड़ी हुई हैं। मैं कई बार स्वर्गीय तरुण गोगोई जी के साथ फांसी बाजार में आया। उनका जो आप लोगों के साथ जो रिश्ता है उसको मैंने करीबी से देखा और स्वर्गीय तरुण गोगोई जी के प्रति आपके अंदर जो श्रद्धा है, उनके प्रति आपके अंदर जो सद्भावना है, उसको मैंने बहुत करीबी से देखा है। और इसीलिए फैंसी बाजार मेरे लिए सिर्फ एक बाजार नहीं है। फैंसी बाजार को आप लोगों ने कितने खून पसीनों से बनाया है, कितने त्याग और बलिदान से बनाया है, कितनी मेहनत से बनाया है, इसको मैं भली भांति जानता हूं। और इसीलिए फैंसी बाजार सिर्फ एक बाजार नहीं, ये एक असम का शक्ति केंद्र है, ये एक असम का सांस्कृतिक केंद्र है, ये असम का प्राण केंद्र है। और इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं। मैं चाहता हूं कि फैंसी बाजार में और प्रगति हो, ये बाजार और सुंदर हो, इस बाजार से जुड़े हुए सारे श्रमिकों के घर में सुख और शांति आए और जितने भी घर हैं जो बहुत एक मामूली से घर से आज एक शानदार घर में परिवर्तित हो चुके हैं, उन सभी के प्रति मेरा आदर और मेरी श्रद्धा प्रकट करने आया हूं। आज फैंसी बाजार में जब हम स्वर्गीय तरुण गोगोई जी को याद करते हैं तो एक चीज को हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि अगर राजनीति का सही उपयोग किया जाए तो वो हमारे जीवन में एक अच्छा बदलाव ला सकता है। और फैंसी बाजार के लोग ये भली भांति जानते हैं कि स्वर्गीय तरुण गोगोई जी के सरकार से पहले किस प्रकार से गुवाहाटी में, असम में अशांति का वातावरण था, समाज में भय का वातावरण था। शाम के वक्त निकलने पर हमें डर लगता था, अल्फा सल्फा का डर होता था।
कभी बम ब्लास्ट, कभी अल्फा सल्फा की तरफ से फोन कॉल, कभी हमें अपने लोगों को, परिवार के सदस्यों को असम के बाहर भेजना होता था। जिस असम में हमने 100 साल से सुख और शांति और आत्मसम्मान से जी आ रहे थे, 80 और 90 के दशक में एक ऐसा वातावरण था कि असम को छोड़ना पड़ा। लेकिन जब 2001 में स्वर्गीय तरुण गोगोई जी की सरकार आई तो हमने देखा कि राजनीति से किस प्रकार से समाज में शांति आ सकती है। हमने देखा कि कैसे समाज में अमन और चैन और भाईचारा का वातावरण आ सकता है। और इसीलिए मुझे पिछले वर्ष बहुत दुख हुआ जब मैं सदन में उठकर मणिपुर के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव मैंने आगे किया, क्योंकि जहां मैंने देखा कि असम में राजनीति से असम में सुख शांति और अमन आया, वहीं मैंने देखा कि मणिपुर से राजनीति के कारण वहां पे बंटवारा हुआ, हिंसा हुआ। और मुझे चुभा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो बार बार कहते हैं कि उत्तर पूर्वांचल से कितना उनका लगाव है, बार बार कहना चाहते हैं कि कितने बार वो उत्तर पूर्वांचल गए, लुक ईस्ट का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट किया। जब मणिपुर के लोगों ने उनको पुकारा, जब मणिपुर के लोगों को उनकी जरूरत थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मणिपुर को अपना पीठ दिखाया। कितना असंवेदनशील बात थी। कोई कितना निष्ठुर हो सकता है कि जिस समय मणिपुर में महिलाओं को नंगा सड़क पे चलाया जा रहा था, उन पर अत्याचार हो रहा था, उनके साथ बलात्कार हो रहा था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस गए, प्रधानमंत्री मोदी जी वोट मांगने विभिन्न प्रदेशों में गए, लेकिन मणिपुर जाने के लिए फुर्सत नहीं हुआ। और इसीलिए जब मैं सदन के अंदर मणिपुर पर अपनी बात रखा, तो सिर्फ एक राजनीतिक दल के सदस्य होने के नाते मैंने अपनी बात नहीं रखी। उत्तर पूर्वांचल के प्रतिनिधि, उत्तर पूर्वांचल के इतिहास को मैं भली भांति जानता हूं कि जब समाज में दो हिस्सों के बीच में हिंसा होता है, तो उन दोनों वर्गों के बीच शांति और अमन लाने के लिए कितने साल चले जाते हैं। और अब मणिपुर में मेते और कुकी के बीच में जो अशांति का वातावरण हो गया है, जो एक दूरी पैदा हो गया है, जो घाव लग चुके हैं, उस घाव पर मरहम लगाना अब बहुत साल लग जाएंगे। आप सोचो कि वैसा ही हिंसा असम में होता, फैंसी बाजार में समाज के एक वर्ग के ऊपर हिंसा होता, समाज के एक वर्ग के महिलाओं पर अत्याचार होता, और आप चिल्ला रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे पास आइए, हमें बचाइए। आपको कैसा महसूस होता कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी आपको अपना पीठ दिखाते, सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो आपको भूल जाते, आपको कैसा महसूस होता बताइए। यही फर्क है प्रधानमंत्री मोदी जी और कांग्रेस पार्टी में। असम के इतिहास देखिए, असम के इतिहास में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सत्ता के लिए राजनीति नहीं की, और लोकप्रिय होने के पश्चात भी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा समाज के हर वर्ग के साथ अपना जिम्मेवारी निभाया।
कांग्रेस पार्टी के एक समय पर हमारा समाज में बहिष्कार होता था। हमने जो सिद्धांत हमने अपनाए थे, उसके लिए अगर हमें गांव में अगर कहीं जाते तो गांव के लोग हम पे थूकते थे। कितने सारे कांग्रेस पार्टी के लोग शहीद हुए, लेकिन कभी भी हमने अपने राजनीतिक उसूलों को नहीं भूला। कहीं भी हमने लोगों के प्रति जो हमारी कर्तव्य है वो हम नहीं भूले। हम लोगों के साथ रहे, चाहे सत्ता हमारे साथ हो ना हो। यह फर्क है प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे बीच। आज इस साइन बोर्ड में लिखा है मेरा भारत। क्या मणिपुर भारत में नहीं है? क्या मणिपुर भारत में नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। आज भी मणिपुर में हिंसा हो रहा है। बच्चे आज अपने शिक्षा के लिए स्कूल नहीं जा पा रहे, यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी छवि इतनी प्यारी है, अपनी छवि इतनी प्यारी है कि वो अपने नाम के लिए एक पूरा अहमदाबाद में एक स्टेडियम बना सकते हैं, मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन कभी भी ये कबूल नहीं कर सकते कि उनसे गलती हुई। कबूल करने की ये क्षमता उनके पास नहीं है। वो 56 इंच सीना का क्या फायदा जो ये कबूल ना कर सके कि वो एक इंसान है और उससे भी गलती हुई है। उस 56 इंच सीना का क्या फायदा जिसने भारत में नोटबंदी लागू कर कितने करोड़ व्यक्तियों का जीवन आज खत्म कर दिया। उस भूल को वो आज तक कबूल नहीं कर सकते। ये 56 इंच का सीना नहीं है। अफसोस की बात है, लेकिन ये एक बुज़दिल व्यक्ति का उदाहरण है जो कबूल नहीं कर सकता कि इसकी सरकार से गलती हुई, मणिपुर में गलती हुई, नोटबंदी के समय गलती हुई। और आज हम क्या देख रहे हैं? भगवान राम के नाम पर ये वोट मांगते हैं। और अभी अभी पृथ्वीराज साठे जी ने कहा कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के, हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो भगवान राम के साथ मर्यादा का शब्द जुड़ा हुआ है। और आज आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रचार करने गए जिसने 200 से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार कर लगभग 3000 वीडियो बनाए हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी प्रचार करने गए हैं और भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर वोट मांगते हैं। और जब हमारी महिला कुश्ती लड़ने वाली खिलाड़ी जब इंसाफ मांग रहे थे तो उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा घसीटकर उनको जेल लेके गए। वो यूपी का सांसद बृजभूषण सिंह को मदद की इन्होंने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर वोट मांगते हैं। और चाहे उन्नाव हो चाहे हाथरस हो, हमेशा उन्होंने जो महिलाओं पर उत्पीड़न करते हैं उनका साथ इन्होंने पकड़ा है। तो ये कभी भी राम भक्त नहीं हो सकते। अरे भगवान राम ने तो सीता मैया के लिए लंका को जला दिया, आपको सारे मणिपुर के महिलाओं को अपने पीठ दिखा दिया। आपने हमारे महिलाओं खिलाड़ियों को के साथ नाइंसाफी की। आपने उना और हाथरस के बेटी, दलित बेटी के साथ आपने नाइंसाफी की। आपने गुजरात के बिल्किस बानो के बलात्कारियों का आपने समर्थन किया। तो किस मर्यादा की हम बात करें, किस मर्यादा की अपेक्षा करें आपसे? आपकी असली हरकत तो हमने देख ली। कुछ दिन पहले एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कांड हुआ, उसमें पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो बात हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं
जो बात राहुल गांधी जी पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ कुछ चंद व्यापारियों के लिए आज सरकार में काम कर रहे हैं, वो बात एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा साबित हो गई सच्ची। क्या देखा हमने? यहां पे बहुत से बुजुर्ग लोग हैं। कुछ हफ्ते पहले आप लोगों का दवाई का दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बोलिए, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? कोई हार्ट का मरीज, कोई डायबिटीज का मरीज, कोई किडनी का मरीज, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्वाचन से पहले क्या किया? आपके दवाइयों का दाम बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उन दवाई के कंपनियों के मालिक ने एसबीआई बॉन्ड के द्वारा बीजेपी को चंदा दिया, बस इसीलिए। ये बात आपको याद रखनी होगी कि भगवान राम के नाम पर वोट मांगने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने सिर्फ कुछ चंद पैसों के चंदे के लिए हमारे बुजुर्गों के दवाई का दाम उन्होंने बढ़ा दिया। कोविड को लेके आज हम सब देख रहे हैं कि कोविड को लेके आज सब पूरा दुनिया कबूल कर रहा है कि इस वैक्सीन के द्वारा ऐसे बीमारी हो सकती है जो जानलेवा हो सकते हैं। ये बात उस समय भी पता थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी छवि इतनी प्यारी है, हर वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अपना चेहरा लगा दिया, लेकिन लोगों को यह नहीं बताया कि ये दवाई लेते हुए थोड़ा अब सतर्क रहिए। एक चेतावनी भी नहीं दी, सबको मजबूर कराया कि दवाई लेनी पड़ेगी। ये नहीं बोला कि अगर आपके पास हार्ट का कोई समस्या हो, आपके ऊपर साइड इफेक्ट हो सकता है। नहीं, सिर्फ प्रचार से उनका मतलब है, और हर वैक्सीन सर्टिफिकेट पे अपना चेहरा लगाकर सबको मजबूर किया कि वैक्सीन लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अब मैं पूछना चाहूंगा कि जो लोग जो वैक्सीन लेके आज उनके हार्ट अटैक हुआ, जो उनकी मृत्यु हुई, क्या उनका जिम्मेवारी प्रधानमंत्री मोदी जी लेंगे? इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। जब भी सवाल कठिन होता है, उस सवाल से वो मुकर जाते हैं। मणिपुर पर सवाल की, मणिपुर का जवाब नहीं दिया। ब्रिजभूषण सिंह पर जवाब दिया, नहीं दिया। नोटबंदी का जवाब दिया, नहीं दिया। एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड पे जवाब दिया, नहीं दिया। तो सर राइस, किस हैसियत से आज वो वोट मांग रहे हैं? अगर अच्छे दिन वास्तविक में आए हैं तो अडानी और अंबानी के आए हैं। अंबानी जी का शादी तो देखा आपने, बहुत धूमधाम से शादी की, इनकी बहुत धूमधाम से शादी हुई। आपको याद है जब नोटबंदी हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था? घर में शादी है लेकिन पैसे नहीं है, और बहुत उन्होंने मजाक उड़ाया उस समय। एक गरीब को अपनी बेटी की शादी के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कहां कहां से पैसा इकट्ठा कर कर अपनी बेटी के शादी पे खर्च करना होता है, वो उनके लिए एक मजाक था। तो देखिए, इनकी सच्चाई को हमें पकड़ना है, इनकी सच्चाई को हमें पकड़ना है, इनके बहकावे में नहीं आना है। आज ये पूरा का पूरा जो इनका निर्वाचन प्रचार है, झूठ पे आधार है, भय पे आधार है। आज लोग इसलिए मायूस है, इसलिए वोट का आपने देखा जो पोलिंग परसेंटेज है कम हो गया है, क्योंकि लोग मायूस हैं। 2014 में लोगों ने सोचा विकास होगा, गुवाहाटी स्मार्ट सिटी होगा। गुवाहाटी आज प्रदूषण के कारण और प्रदूषित हो गया है। ये सारे जो प्रदूषण है हमारे फाफड़ों में आकर आज हमारे अस्थमा की समस्या को और इन्होंने समस्या कर दिया है, मुश्किल कर दिया। लोगों ने सोचा 2019 में कि राष्ट्र हित के लिए हम वोट देने जा रहे हैं, पुलवामा के शहीदों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने वोट मांगा,
लेकिन आज जब मणिपुर जो आज हमारे सीमा से लगा हुआ एक राज्य है वहां पे हिंसा हो रहा है तो वहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा अब प्रधानमंत्री मोदी जी को याद नहीं आती। तो लोग मायूस हैं, लोग समझ चुके हैं कि ये सरकार, इस सरकार के अंदर अहंकार का बीमारी घुस चुका है। पृथ्वीराज साठे जी ने कहा कि यही बीमारी थी जिस बीमारी ने रावण को खत्म किया। नहीं तो रावण भी बहुत शक्तिशाली था, रावण के पास अपार पैसा, अपार धन था, रावण खुद पूजा पाठ में विश्वास करता था, रावण के पास बड़ी सेना थी, लेकिन उसको जब उसके अंदर वासना समाई, जब उसके अंदर अहंकार समाया, तो भगवान राम और उनके वानर सेना से वो हार गए। ये अहंकार का पाठ हमने महाभारत में भी पढ़ा कि कौरवों के पास ताकत थी, कौरवों के पास सेना थी, लेकिन कौरव अहंकारी थे और अहंकार का पराजय हुआ। और यही बात आज हम 2024 में देखने वाले हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपके अहंकार के कारण आपकी कुर्सी छिटकने वाली है, खिसकने वाली है और लोगों की चुनी हुई इंडिया अलायंस की सरकार आने वाली है। इतिहास वापस आ रहा है। 2004 में भी हमने यही देखा। प्रधानमंत्री उस समय के वाजपेयी जी और भाजपा समझते थे कि यूपीए की सरकार कमजोर, यूपीए में विभिन्न पार्टियों का गठबंधन, 2004 उन्होंने नारा दिया था और उनके अहंकार के कारण उनका पराजय हुआ और यूपीए की सरकार हुई और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को संभाला। आज वही 2004 में जो हुआ आज 20 वर्ष बाद 2024 में होने वाला है। अहंकार, दिल्ली की ये बीमारी ऐसी है जो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। ये अहंकार आज अब दिसपुर तक आ चुकी है। मीरापुर ठाकुर बाइडो है, बाइडो जाती है कि ये लखपति बाइडो पे आप विश्वास मत करो। मैं भी यही कहना चाहता हूं, ये लखपति बाइडो जुमला है। असम के अंदर आप में से कोई लखपति बाइडो नहीं होने वाले। लखपति बाइडो असम में सिर्फ एक ही है, वो हमारी दिसपुर वाली बाइडो। आप में से कोई लखपति बाइडो नहीं होने वाली। एक ही लखपति बाइडो है, वो हमारी दिसपुर वाली बाइडो, जिनकी नजर आपके फैंसी बाजार पे है, जिनकी नजर गुवाहाटी के बड़े बड़े दुकानों पर है। लोग तो डरते हैं कि ये दिसपुर से कॉन्वॉय अगर मेरे घर के सामने से गया तो कल को जाके मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा, है कि नहीं बताओ? ऐसा ही बात ये है आज का राजनीति। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, 15 साल वो असम के मुख्यमंत्री थे, 15 साल वो असम के मुख्यमंत्री थे। आज तक मेरे नाम पर एक भी चाय बागान हमारे परिवार ने नहीं खरीदा। 15 साल मेरे पिताजी असम के मुख्यमंत्री थे, मेरे माताजी के नाम पर कहीं न्यूज चैनल पर न्यूज पोर्टल उन्होंने नहीं खोला। 15 साल मेरे पिताजी असम के मुख्यमंत्री थे, मेरे परिवार के नाम पर कहीं रिजॉर्ट या स्कूल नहीं खोला। क्योंकि राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है। प्रयात तरुणगोदेव हराई কৈছিল যে রাজনীতি হল রাইজ অফ হেবা কৰাটা মাধ্যম, और আমি হলো রাইজ और হেবক, ৰাইজহে ৰজা। আজিৰ তাৰিখত গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ হৈ থকা নাই, ৰাজতন্ত্ৰ চলি আছে।
আৰু সেইকাৰণে দিছপুৰত বহি থকা মানুহবোৰে নিজকে ৰজা ভাবে, নিজকে ৰজা ভাবি আজি গোটেই অসমটো নিজৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভাবে, এনেকুৱা তেওঁলোকৰ ধাৰণা। पूरे गुवाहाटी को अपना व्यक्तिगत संपत्ति समझते हैं। आज यहां से हाई कोर्ट लिया, उत्तर गुवाहाटी में फेंक दिया। आज यहां से एक फ्लाईओवर बनाया, किसी को चाहिए नहीं पर फ्लाईओवर हम बनाएंगे। अभी मैं कुछ दिन पहले जोरहाट होके आया। जोरहाट के लोग चिंतित कि जो बीमारी गुवाहाटी में हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री मतलब हमारे मुख्यमंत्री करते हैं, अब वो बीमारी जोरहाट में लेके आए। मैंने पूछा क्या बीमारी, तो जोरहाट के लोगों ने बोला कि सर देखो, जिस प्रकार से गुवाहाटी में बिना वजह फ्लाईओवर बना रहे हैं, आज हमारे यहाँ जोरहाट में एक फ्लाईओवर बना रहे हैं, जिस फ्लाईओवर के बनने से पूरा बाजार चौपट हो जाएगा। मैंने बोला यही गुवाहाटी में हो रहा है। जोरहाट के लोग मुझे बोल रहे हैं कि देखिए सर, ये हमारा डीसी का बंगलो ये करीब है हमारे पास, अगर हमें कुछ काम हो डीसी प्रशासन से, सर्कल ऑफिसर से, करीब में हमारा ये ऑफिस है, हम वहां पे जा सकते हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उसको सिनामोरा लेके जाए। मैंने बोला यही गुवाहाटी में भी हो रहा है, हाईकोर्ट उठा के कहीं ले जाना चाहते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो एक प्रॉपर्टी को लेके, लैंड को लेके एक बड़ा माफिया चल रहा है असम के अंदर, एक बड़ा स्कैम चल रहा है असम के अंदर। और जब हमारी ये सरकार आएगी, इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, तब तो इनकम टैक्स हमारे साथ होगा ना, तब तो ईडी हमारे साथ होगी। ये पूरा का पूरा हम हिसाब निकालेंगे, सबका हिसाब निकाला जाएगा, एक एक पैसा का हिसाब हम निकालेंगे। आज लोग मायूस हो चुके हैं, लोग थक चुके हैं इस भाजपा के अहंकार से, ये दिसपुर के कुछ मंत्रियों के आतंक से आज लोग थक चुके हैं। अरे इनके साथ तो इनका पार्टी भी इनके साथ नहीं है, इनके पार्टी के लोग आज नीचे नीचे आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। जिस सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी का पैर पकड़कर हिमंत बिश्व शर्मा जी भाजपा में शामिल हुए, आज उसी को परे कर दिया। जिस श्रीमती विजय चक्रवर्ती बाइडो का पैर पकड़कर आशीर्वाद देकर भाजपा में शामिल हुए, आज हिमंत बिश्व शर्मा जी ने आज उनको परे कर दिया। जिस असम गण परिषद के पार्टी के पीठ पर चलकर भाजपा सरकार आई, आज असम गण परिषद में पूरे असम के अंदर फेज 1 में ना जोरहाट में सीट मिला, ना काजीरंगा में सीट मिला, ना सोनितपुर में सीट मिला, पूरा अपर असम में एजीपी को साफ कर दिया। तो इनके साथ ये उनकी पार्टी है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। और ये सच्चाई अब उनको भी पता चल चुका है, इसलिए इनका अभी थोड़ा अस्थिर है, अभी थोड़ा अस्थिर है। इसलिए कुछ हमारे युवा मंत्री देखा अमित शाह जी के रोड शो के समय महिलाओं पर हाथ लगा रहे हैं, आपने देखा कि नहीं देखा? हिमंत बिश्व शर्मा जी के सबसे चहेते युवा मंत्री हमारे असम के महिलाओं के कंधों पे हाथ रखकर उनका अत्याचार किया, उनका अपमान किया। माफी मांगनी चाहिए हमारे असम के महिलाओं से। इतना अहंकार, इतना आतंक अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए आपको आने वाले 7 तारीख को सही सोच और सतर्क होकर अपने भविष्य के बारे में सोचकर ये जो अहंकारी नेता हैं उनको एक अच्छा सबक सिखाना है। इन अहंकारी नेताओं को अगर सबक सिखाना है तो 7 तारीख को पंजे के चिन्ह पे वोट डालकर आपको मीरा ठाकुर जी को जिताना है।
अच्छा थोड़ा कल्पना करते हैं, थोड़ा सोचिए वो सदन का नजारा जिसमें डिब्रूगढ़ से लुरिनज्योति गोगोई हमारा वहां पे सांसद हो। कल्पना करिए उस सदन का नजारा जहां से डिब्रूगढ़ से लुरिनज्योति गोगोई हमारा सांसद हो और नौगांव से हमारा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई हो, और प्रद्युत बोरदोलोई के साथ बैठी हुई हो हमारी गुवाहाटी की लोकसभा सांसद मीराबो ठाकुर जी, और उनके बगल में बैठा होगा आपका जोरहाट का बेटा। और सोच सकते हो कि क्या वो नजारा होगा, और असम की जो हमारी जो आवाज है कितनी बुलंद होकर हम अपनी आवाज को दिल्ली में सदन के अंदर हम रख पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं, आप लोगों का आशीर्वाद मांगने के लिए, आप लोगों का सहयोग मांगने के लिए, क्योंकि आज हमने जो मुहिम छेड़ी है ये सिर्फ गुवाहाटी लोकसभा तक सीमित नहीं है। नौगांव में प्रद्युत बोरदोलोई जी ने जो संघर्ष किया है, जोरहाट में मैंने जो संघर्ष किया है, ये संघर्ष सिर्फ हमारा व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, हमारे निर्वाचन के साथ असम के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और असम के लोगों की नजर सिर्फ 2024 के लोकसभा तक नहीं है, असम के लोगों की नजर 2026 के विधानसभा के निर्वाचन तक है। और इसीलिए हम सब यहाँ पे आकर आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे हाथों को और मजबूत करेंगे, ताकि आने वाले समय में चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम असम के लोगों की सेवा कर पाए। तो साथियों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म हमारा सबका है। सनातन धर्म बहुत पुराना है। ये सनातन धर्म भाजपा से पहले भी था, कांग्रेस पार्टी से पहले भी था, प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले भी था और रहेगा। हमारे जाने के बाद हम इस धरती पर नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म रहेगा। इसीलिए किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष राजनीतिक दल की सर्टिफिकेट की हमारी जरूरत नहीं है कि हमारा धर्म हमें समझाए। हम अपना धर्म इन राजनीतिक दलों से और इन राजनीतिक नेताओं से और बेहतर हम जानते हैं। इनकी जरूरत नहीं है। धर्म का स्थान मंदिर में है, धर्म का स्थान हमारे घर में है। राम हर गण में है, राम हम सब में है, लेकिन राम का स्थान किसी निर्वाचन के सभा में नहीं होना चाहिए। भगवान राम का स्थान किसी राजनीतिक नेता के भाषण के बीच में नहीं होना चाहिए। भगवान राम के नाम पर कोई दल वोट नहीं मांगना चाहिए। ये हमारे धर्म के प्रति निरादर है। धर्म का स्थान धर्म और राजनीति का स्थान राजनीति। ना राजनीति को हमें धार्मिक बनाना है, ना धर्म को हमें राजनीतिकरण करना है। सच्चा हिंदू वो जो मर्यादा में विश्वास करता हो। सच्चा हिंदू वो जो सभी धर्मों को सम्मान करता हो। सच्चा हिंदू वो जो संयम पर विश्वास करता हो। सच्चा हिंदू वो जो कमजोर को मदद करता हो। सच्चा हिंदू वो जो अगर किसी पर अत्याचार कर रहा हो तो उस अत्याचार को रोकेगा। सच्चा हिंदू वो जो समाज में सद्भावना बांटता है। हमें सच्चा हिंदू बनना है। भारत एक धार्मिक देश है और हर धर्म हमें सिखाता है कि आपस में भेद नहीं रखना। सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय अपन।